ये संविधान के बारे में जानते हैं। भारत में केंद्र और राज्य संबंध अध्ययन किया है। कौन सा आयोग ने? किस आयोग ने भारत में केंद्र और राज्य के मध्य अध्ययन किया है? तो कौन सा आयोग है जिसने केंद्र और राज्य के मध्य अध्ययन किया है? वो है सरकारी आयोग। कौन सा आयोग है? सरकारी आयोग, जिसने केंद्र और राज्य के मध्य क्या किया है? अध्ययन किया है। सरकारी आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1983 ईस्वी में इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य के बीच संबंधित जो शक्ति संतुलन पर अपनी संस्तुति देना था। जो केंद्र और राज्य के बीच संबंध हैं उसकी जो संतुलन व्यवस्था है उस पर संस्तुति देना था। इस आयोग के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे जिनका नाम था R.S. सरकारिया। क्या नाम था? R.S. सरकारिया। कहाँ के थे? सर्वोच्च न्यायालय के। कैसे न्यायाधीश? तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश। भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 तक संघ और राज्य के संबंधों का वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? तो 245 से 263 तक केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का वर्णन किया गया है। निम्न में से कौन सा सही मिलान है? नहीं है। तो हाब्स पित्त सत्तात्मक से संबंधित है, अरस्तु राजनीति से संबंधित है, रूसो सामाजिक समझौता से संबंधित है, मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र से संबंधित है, तो अरस्तु राजनीति से संबंधित है, ये सम्मिलित है। रूसो सामाजिक समझौते से संबंधित है, ये भी सम्मिलित है। मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है, ये भी सम्मिलित है। लेकिन हाब्स पित्त सत्तात्मक का जनक है, ये गलत है। हाब्स जो है पित्त सत्तात्मक का जनक नहीं है, वह निरंकुश शासन का पक्षधर है हाब्स। क्योटो सम्मेलन का मुद्दा किससे संबंधित है? जो क्योटो सम्मेलन हुआ था इसका मुद्दा किससे संबंधित है? तो क्योटो सम्मेलन का जो मुद्दा है वो किससे संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? जलवायु संबंध। अच्छा, क्योटो शहर कहाँ पर है? तो क्योटो शहर जापान में है। कहाँ पर है? तो जापान में है। क्योटो सम्मेलन का मुद्दा जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। किससे संबंधित था? जलवायु परिवर्तन से। यह सम्मेलन 1997 में यह सम्मेलन कब हुआ था? 1997। कहाँ हुआ था? जापान का कौन शहर है? टोक्यो, वहाँ पर हुआ था। तो जापान की राजधानी टोक्यो है, टोक्यो। लेकिन यहाँ पर जापान का एक शहर है क्योटो। कौन सा शहर है? क्योटो में हुआ था। कौन सा सम्मेलन? तो क्योटो सम्मेलन। कहाँ है? तो जापान में। जापान की राजधानी है टोक्यो, होन्शु द्वीप पर है। इनमें से औद्योगिकरण देश द्वारा ग्रीन हाउस, जो औद्योगिकरण देश हैं वो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए सहमति बनाई गई थी। ग्रीन हाउस गैस जो वातावरण में है ऊष्मा को फैलाती है तथा वातावरण को दूषित करती है, जहाँ वैश्विक वृद्धि होती है, वैश्विक तापमान की वृद्धि। ये मुख्य रूप से कौन सी गैस सम्मिलित है? कार्बन डाइऑक्साइड है। संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंध रखता था? तो किससे संबंध यहाँ पर है तो मतलब तब की बात है, अब जो है रखता था हो जाएगा। तो कौन? जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे से संबंधित था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया है था, उसे अब समाप्त कर दिया गया 370 के तहत। 6 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा एक अधियाचना जारी की जाती है। तो 6 अगस्त 1919 को राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाती है। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया जाता है और 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश आधिकारिक रूप से घोषित कर दिए जाते हैं। कब? तो 31 अक्टूबर 2019 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है कहाँ संपन्न हुआ था? तो 28 दिसंबर सन 1885 में। कब? तो 28 दिसंबर 1885 में। कहाँ पर? तो तेजपाल संस्कृत विद्यालय कहाँ पर है? तो बम्बई में था।
वहाँ पर हुआ था। इस सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर, किसके सुझाव पर? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है, किससे संबंधित है? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किससे संबंधित है? तो लॉर्ड लिट्टन से संबंधित है। लॉर्ड लिट्टन से मुंह बंद भी कहा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किससे संबंधित है? तो लिट्टन से। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट देखिए, इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में, लॉर्ड लिट्टन का कार्यकाल 1876 से 1880 तक माना जाता है, में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद के नाम का अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम में सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इसके अनुसार देसी भाषा अथवा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में भेदभाव किया गया था। इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार भी नहीं था। इस एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र में बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले, मतलब सादे पेपर। वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार की विरोधी हो। उस कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। लॉर्ड रिपन ने सन 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मुंहबंद एक्ट को हटा दिया और देसी भाषा में प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया। देसी भाषा में मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया? तो मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया था? तो सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधे कार्रवाई दिवस मनाया था। 16 अगस्त 1946 को किसने मनाया? मुस्लिम लीग ने। तो 16 अगस्त 1946 को इस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित कर दी थी। वायसराय ने अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर कर दिया। किसने? तो वायसराय ने। अंतरिम जो सरकार थी उसके फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। किसने? तो मुस्लिम लीग ने। क्या की? तो स्वतंत्र और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पाकिस्तान राज्य की मांग की। उक्त कार्रवाई का उद्देश्य दंगे फैलाना तथा आतंकवाद के माहौल बनाकर यह प्रदर्शन करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं। इस कार्रवाई को नोआखली दंगे का प्रमुख केंद्र रहा। यह जो कार्रवाई है नोआखली दंगे का प्रमुख केंद्र रहा। गदर पार्टी की स्थापना से संबंधित कौन है? तो लाला हरदयाल। कौन संबंधित है? तो लाला हरदयाल। देखते हैं गदर पार्टी। तो वर्ष 1913 में मोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ दी पैसिफिक कोस्ट, तो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ दी पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला जिसकी संस्था का नाम गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पद प्रदर्शक थे। लाला हरदयाल गदर पार्टी के सदस्य में रामचंद्र कौन था? तो रामचंद्र थे, बरकतुल्ला, रामचंद्र, रास बिहारी बोस तथा भाई परमानंद, करतर सिंह सराभा तथा पंडित काशीराम प्रमुख थे। तो पंडित काशीराम थे तथा करतार सिंह सराभा भी थे, भाई परमानंद भी थे, रास बिहारी बोस भी थे, बरकतुल्ला भी थे और रामचंद्र भी थे। ये गदर पार्टी के सदस्य थे। संस्थापक कौन है? तो लाला हरदयाल इस पार्टी के प्रमुख मनीषी पद प्रदर्शक माने जाते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन
ब्रह्म समाज था। कौन सा? ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारक का बहुत प्रभाव पड़ा था। आधुनिक जो पाश्चात्य विचारक थे राजा राम मोहन राय, उन पर पाश्चात्य विचार का बहुत प्रभाव पड़ा था। उनकी स्थापना मूलतः ब्रह्म सभा के रूप में 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। सती प्रथा उन्मूलन के लिए किसने दृढ़ता से वकालत की? तो सती प्रथा उन्मूलन के लिए किसने दृढ़ता से वकालत की थी? तो सती प्रथा के लिए राजा राम मोहन राय ने बड़ी दृढ़ता से वकालत की थी। राजा राम मोहन राय ने। तो किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिंक को सती प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी और बहुत सी समकालीन प्रगतिशील समाज पत्रों और उनका समर्थन किया। और विलियम बेंटिंक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। सती प्रथा को पूरी तरह से क्या कर दिया? तो प्रतिबंधित कर दिया विलियम बेंटिंक ने। दिसंबर 1829 में नियम 17 XVII के द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया। कब? तो 1829 में जलाना अवैध घोषित कर दिया। किसको? तो विधवाओं को। तो आरंभ से इस कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू था, लेकिन 1830 में यह नियम बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू हो गया। तो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में कब लागू हुआ? तो 1830 में यह नियम लागू हो गया। भारत के किसी भी राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में बनी? तो राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश में प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। उनका नाम था सुचेता कृपलानी। तो सुचेता कृपलानी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थी। वह उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सन 1963 में बनी। और भारत में किसी भी राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव सुचेता कृपलानी को जाता है। किसको जाता है? तो सुचेता कृपलानी को जाता है। इसके बाद देखते हैं स्वतंत्रता के बाद सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी। कब? स्वतंत्रता के बाद क्या बनी? राज्यपाल। कौन बना? सरोजिनी नायडू, जो कि भारत की प्रथम राज्यपाल है। मायावती उत्तर प्रदेश में प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री हैं। कौन? मायावती। कहाँ है? दलित महिला मुख्यमंत्री। कहाँ की? तो उत्तर प्रदेश की। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बना। महिला प्रधानमंत्री कौन बना? श्रीमती इंदिरा गांधी। कहाँ की? तो भारत की। कैसी? तो पहली महिला। प्रतिभा पाटिल, जो कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। कौन बना? तो प्रतिभा पाटिल बनी। कहाँ बनी? राष्ट्रपति बनी। कहाँ की बनी? तो भारत की बनी। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। कौन बना? विजय लक्ष्मी पंडित बनी। कहाँ की? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की। क्या बनी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष। कहाँ की रहने वाली थी? भारत की। तो राजकुमारी अमृता कौर देश की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री बनी। तो प्रथम केंद्रीय महिला मंत्री कौन बनी थी? तो राजकुमारी अमृता कौर। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करने वाला कौन था? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। किसकी स्थापना की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। सन 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक मंडल की स्थापना की। इसका उद्देश्य था कि भारतीय सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना, संवैधानिक दंगों से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना। इस मंडल में श्रीनिवास शास्त्री थे, G.K. देवधर थे तथा M.N. जोशी थे। पंडित हृदय नारायण कुंजरू थे जैसे महान समाज सेवक थे। M.C. शीतलवाड़, B.N. राव और अल्लादे कृष्णा स्वामी अय्यर भी इसके प्रख्यात सदस्य थे। किसके? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कहाँ हुई थी? तो पूना में हुई थी। कब की थी? 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले जी किसके राजनीतिक गुरु थे? तो महात्मा गांधी जी। गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु कौन था? तो
एमजी रानाडे थे। कौन था? तो एमजी रानाडे थे। देखते हैं कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना। तो जनता पार्टी की स्थापना, साम्यवादी दल की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना। तो हम जाने कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में हुई। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना सन 1980 में हुई। कब हुई? तो 1980 में हुई। फिर साम्यवादी दल की स्थापना तो 1925 में हुई। जनता दल की स्थापना, तो जनता दल की स्थापना कब हुई? तो 1988 में हुई। जनता दल की स्थापना कब हुई? तो 1988 में जनता दल की स्थापना हुई थी जनता दल की। तो जनता दल की स्थापना कब हुई? तो 1988 में। साम्यवादी दल की स्थापना तो 1925 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना सन 1980 में हुई थी। तो ई गवर्नेंस का अर्थ क्या होता है? तो ई गवर्नेंस का अर्थ क्या होता है? तो ई गवर्नेंस का अर्थ सरकार किसी भी समय कहीं भी है, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेवा और सूचनाओं का वितरण, ये भी सही है। कागज रहित कार्यालय, भी सही है। पारदर्शिता पूर्वक व पारदर्शी सरकार, भी से तो उपयुक्त सभी सही हैं इसमें। तथा दीपा मेहता की फिल्म वाटर के विरुद्ध सांस्कृतिक राजनीतिक आंदोलन का नेता कौन था? तो दीपा मेहता की फिल्म वाटर के विरुद्ध सांस्कृतिक राजनीतिक आंदोलन का नेता कौन था? तो RSS थे। कौन थे? RSS थे। कौन थे? तो RSS थे। तो दीपा मेहता की फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक तथा फिल्म निर्माता हैं। दीपा मेहता की विवादित फिल्म वाटर के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS ने सहयोगी संगठनों के साथ सांस्कृतिक राजनीतिक आंदोलन चलाया था। कैसा आंदोलन चलाया था? तो सांस्कृतिक राजनीतिक आंदोलन चलाया था। निम्नलिखित में से भारतीय महिला ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी आंदोलन का समर्थन नहीं किया। कौन सी ऐसी महिला है जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी साधनों का समर्थन नहीं किया? वो है मणिबेन पटेल। तो मणिबेन पटेल हैं जो ये भारतीय महिला ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी साधनों के समर्थन नहीं किया। तो मणिबेन पटेल देखते हैं क्या किया। तो मणिबेन पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुत्री थी। तो किसकी पुत्री थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो कौन पुत्री थी? तो मणिबेन पटेल। किसका समर्थन नहीं किया था? ये तो क्रांतिकारी साधनों का समर्थन नहीं किया था। तो मणिबेन पटेल गांधीवादी विचारधारा की समर्थक थी। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति साधनों के प्रयोग का कभी समर्थन नहीं किया, जबकि शेष अन्य महिलाएं नेता स्वतंत्रता संघर्ष आंदोलन में क्रांतिकारी साधनों की समर्थक रही। जैसे दुर्गाबाई, कौन समर्थक रहा है? तो दुर्गा भाभी रही हैं, और सत्यवती देवी रही हैं, और खुर्शीद बहन रही हैं। ये सब क्रांतिकारी की समर्थक रही हैं। इनमें कौन से अधिकारियों के पर विचार कीजिए, प्राथमिकता के आधार पर उनका सही क्रम बताइए। तो प्राथमिकता के आधार पर सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले देखते हैं कौन आएगा यहाँ पर। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश किस नंबर पर है? तो 6ठे नंबर पर आता है। कौन? भारत का मुख्य न्यायाधीश। फिर कैबिनेट मंत्री 7 नंबर पर आते हैं, और फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त 9 नंबर पर है। फिर कैबिनेट सचिव 11 नंबर पर है। ये जो है भारत में प्राथमिकता के आधार पर सही क्रम दिया गया है। प्राथमिकता के आधार केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकार के पदों का निर्धारण किया गया है। वरीयता क्रम अनुक्रम कहा जाता है, जिसमें 6 नंबर पर कौन आएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। 7 नंबर पर तब कैबिनेट मंत्री आएंगे। 9 नंबर पर कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। 11 नंबर पर कौन? कैबिनेट सचिव आते हैं। कौन आता है? तो कैबिनेट सचिव आते हैं। भारतीय संघ व्यवस्था केंद्र विमुखी है क्योंकि
भारतीय जो संघीय व्यवस्था है वह केंद्राभिमुखी है, क्योंकि संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है। संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है। आपातकाल में केंद्र की शक्तियां बढ़ जाती हैं, बिल्कुल सही है। संसद राज्य के क्षेत्र का पुनर्वितरण कर सकती है, भी सही है। तो ये जो है भारतीय जो संघ है वो केंद्रमुखी है। कहा है केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत कहा गया है कि राज्यों के संघ, भारत जो है राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय संघ व्यवस्था संघात्मक लक्षणों के साथ साथ एकात्मक तत्व भी विद्यमान है। यथाशक्तिशाली केंद्र है, एकल नागरिकता है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, आपातकालीन प्रावधान है, संसद द्वारा राज्यों के क्षेत्रों का पुनर्वितरण आदि है। इस प्रकार से भारतीय संविधान द्वारा भारत में एकात्मकता के झुकाव की ओर संघीय व्यवस्था स्थापित की गई, मतलब केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है। कौन से राज्य के पुनर्गठन की नहीं है? निम्नलिखित तो कौन सी विशेषता राज्य के पुनर्गठन की नहीं है? तब अविनाशी, ये जो अविनाशी है ये राज्य की पुनर्गठन की विशेषता नहीं, जबकि परवर्ती है। संसद को किसी राज्य के नाम को बदलने का अधिकार है। केंद्र संसद के नए राज्य का निर्माण कर सकती है। केंद्र जो है केंद्रीय संसद को राज्य के निर्माण करने का अधिकार है। कैसे राज्य? तो नए अधिकार, बाकी सभी विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से किसने व्यक्त किया कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है? या किसने? तो C.F. स्ट्रॉन्ग ने कहा था कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है। किसने व्यक्त किया था? निम्नलिखित में कौन सा मुगल विरासत है जो कि अंग्रेजों ने भारतीय प्रशासन तक पहुंचा दिया? कौन सी मुगल विरासत है जो अंग्रेजों ने भारतीय प्रशासन तक पहुंचा दी? वो है सैनिक प्रशासन। कौन सा प्रशासन है? सैनिक प्रशासन। कहाँ तक पहुंचा दिया है? जो कि विरासत वर्तमान तक व्यवस्था में लागू की दिया। निम्नलिखित में से मूल अधिकार निर्देशक तत्व के संदर्भ में दिए गए कर्तव्य में से कौन सा उद्यत सही है? कौन सा उद्यतन सही है? तो कौन सा इसमें सही है? निर्देशक तत्व मूल अधिकार में कुछ मामलों में निर्देशक तत्व को मूल अधिकार पर प्राथमिकता दी गई है। जो निर्देशक तत्व हैं उन पर मूल अधिकारों को अधिक प्राथमिकता दी गई है। 25वां संविधान संशोधन हुआ था, तब 25वां संविधान संशोधन का प्रावधान है, यदि कोई कानून जो राज्य के निर्देशक तत्व के सिद्धांत के अनुसार 39 के भाग C और भाग B और C में वर्णित है, प्रभावी होने हेतु पारित किया गया है, जिसके कारण वह निरस्त नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है।